वेलकम टू द अचीवर्स स्टेशन। होप आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे, एकदम बढ़िया से हेल्दी होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू यूनिट पार्ट 5, दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस। इससे पहले बहुत सारा हम इस सीरीज़ में कवर कर चुके हैं। यू कैन फाइंड दैट प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सी, ये मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ इकोनॉमी, ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 के 2 सेक्शंस आपको चैनल पर मिलेंगे, उन दोनों में हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं। उसके अलावा पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर किया था, एंड उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट, हाउ, फॉर हुम, ये हम कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली फर्स्ट यूनिट वी हैव डन। ठीक है, आगे हमारी सेकेंड यूनिट आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूटिलिटी और डिमांड बेसिकली। तो ये सेक्शन हम कवर करने वाले हैं पार्ट 5 में। ठीक है, और ये हम सेक्शन कवर करेंगे पार्ट 6 में। तो पार्ट 5 है फिलहाल यूटिलिटी एनालिसिस। तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मल डेफिनेशंस पर आएंगे इसकी। सपोज यू गो टू मार्केट और आपको परचेज़ करना है एक मोबाइल। ठीक है, तो आप मोबाइल का आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, सपोज़ सैमसंग है, आईफोन है, रेडमी है, और मी है, और जियो छोटू वाला, ठीक है, वो भी है ऑप्शन में। ठीक, तो आपने इन सब मोबाइल्स को एनालाइज किया और आपको 2 मोबाइल पसंद आते हैं, एक तो सैमसंग का था और एक रेडमी का था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपने बहुत 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 सोचने के बाद रेडमी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप अब घर पर आए, आपको ये लगा कि आपने जितने पैसे दिए उतना आपको वसूल हो गया। आपने जितने पैसे दिए उतना आपको वसूल हो गया। ठीक है, तो कैन वी से कि आपने जो एक्सपेंस किया, आपने जो खर्चा किया, जो आपने मनी इन्वेस्ट की, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला। और ये सेटिस्फेक्शन किसकी वजह से था? उस मोबाइल की वजह से था। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस मोबाइल में आपको सेटिस्फेक्शन देने की पावर थी। ठीक है, इस मोबाइल में आपको सेटिस्फेक्शन देने की पावर थी। तो दिस इज कॉल्ड द यूटिलिटी। यूटिलिटी इज जस्ट अ सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, या फिर जो हमारी वांट हो उसको सेटिस्फाई करने की जो पावर किसी कमोडिटी या किसी वस्तु में होती है, आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो कैपेसिटी, आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को हम यूटिलिटी या उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट कि किसी भी आवश्यकता को, किसी भी वांट को सेटिस्फाई या संतुष्ट करने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी या उपयोगिता। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, या बहुत अच्छी चीज़ मैं कहते हैं लिखी हुई है कि मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल। मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल, मैं जो आगे बोलने वाली हूँ उल्टा मत लेना। सपोज़ किसी को अल्कोहल की हैबिट है, ये सैनिटाइज़र वाला अल्कोहल नहीं है, दारू वाला अल्कोहल है ना। तो जो अल्कोहल की और किसी को आदत है, तो आप उसको जूस दो और आप उसको पैक दो, अल्कोहल का बॉटल दो, ठीक है, दारू की बॉटल दो, तो डोंट यू थिंक कि उसको इधर से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? यूटिलिटी उसके लिए जूस से ज़्यादा दारू की होगी, है ना, लेकिन वो तो उसके लिए बेनिफिशियल है ही नहीं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कमोडिटी है जिससे यूटिलिटी मिल रही है, वो उसके लिए बेनिफिशियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यूटिलिटी में कहीं पर भी कंज्यूमर के बेनिफिट की बात नहीं आती है, बस ये हम एनालाइज करते हैं कि कितना यूटिलिटी मिल रहा है या यूटिलिटी है भी या नहीं है। जो सेलर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो आपकी यूटिलिटी को टारगेट करते हैं, क्योंकि आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस चीज़ से, उतना आप उनकी चीज़ के प्रति जो है वो अट्रैक्ट होंगे। तो सेलर्स जो हैं इसी के बेस पर, इसी को एनालाइज करके, यूटिलिटी को एनालाइज करके, विश्लेषण करके
प्रोडक्ट्स को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उनको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज़ सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी, या किसी वस्तु की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं, जो कि बेनिफिशियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये सब्जेक्टिव होती है। हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब सबके लिए समान, सबके लिए सेम। जैसे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि भाई 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से एक सही होगा, तो चाहे कोई सा भी एग्जामिनर हो, वो उन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा, अगर आपने वही टिक लगाया है तो आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। सपोज़ मैं कोई कॉपी चेक कर रही हूँ, या कोई आप एक कॉपी चेक कर रहे हो और MCQs क्वेश्चन है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं। सपोज़ ये वाला सही है और जो स्टूडेंट है या जिसने एग्ज़ाम दिया है वो इस वाले ऑप्शन को लगाया है, तो अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मैं भी 2 मार्क दूंगी और आप भी 2 मार्क देंगे, कोई और चेक करेगा तो वो भी 2 मार्क देगा। तो ऑब्जेक्टिव इज़ जो सबके लिए सेम हो। लेकिन व्हाट इज़ सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव इज़ सबके लिए अलग अलग होना, क्योंकि हो सकता है सपोज अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके लिए तो बहुत यूटिलिटी भरा होगा जिसको बहुत प्यास लगी है, लेकिन जिसने अभी अभी पूरी बॉटल पानी ख़त्म किया है पीकर, उसके लिए तो ये बिल्कुल यूटिलिटी नहीं देगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का मतलब है कोई भी चीज़ किसी एक के लिए यूटिलिटी देने वाली हो सकती है और किसी दूसरे के लिए यूज़फुल ना होकर यूज़लेस होती है। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव होने का मतलब है कि सबके लिए सेम नहीं रहती, सबके लिए अलग अलग रहती है। ठीक है, इसी से कनेक्टेड है ये पॉइंट रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कभी भी सेम नहीं रहती, यूटिलिटी कभी भी सेम नहीं रहती। जैसे अभी हमने बात की, सपोज़ आपको बहुत प्यास लगी है तो आपने पानी पिया, है ना, पानी पिया, लेकिन पानी पीने के बाद आपने एक और गिलास पानी पीने के 2 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पीने के बाद अगर आपको और पानी ऑफ़र किया जाए, तो क्या जितनी सेटिस्फेक्शन आपको पहले वाले गिलास से मिली होगी इस वाले गिलास से उतनी मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सेम पर्सन के लिए भी यूटिलिटी सेम नहीं रहती। सेम चीज़ की सेम पर्सन के लिए भी यूटिलिटी सेम नहीं रहती, क्योंकि कंजम्पशन के बाद ना उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नॉट एसेंशियली यूज़फुल। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जो उसे कंज्यूम कर रहा हो वो उसके लिए यूज़फुल भी हो या बेनिफिशियल भी हो या एडवांटेज देने वाली हो। जैसे अभी हमने अल्कोहल का एग्जांपल लिया था कि अल्कोहल से उसको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, यूटिलिटी तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, यूज़फुल नहीं है ज़्यादा। ओके, एथिकली न्यूट्रल। एथिकली का मतलब होता है मोरली, मतलब नैतिक रूप से, कि भाई जैसे हम बात करते हैं ईमानदारी का होना और है ना ये सब चीज़ें होना, जो नैतिक मूल्यों को बताता है, मोरल वैल्यूज़ को बताता है। तो मोरल वैल्यूज़ का होना यूटिलिटी में नहीं होता। जैसे अगर सपोज़ कोई चोर है, उसको चोरी करके यूटिलिटी मिलेगी, उसको मनी से यूटिलिटी मिलेगी, चाहे वो मनी कहीं से भी आई हो, है ना, चाहे वो मनी कहीं से भी आई हो। अगर कोई चोर है या तो उसको बस मनी चाहिए, अब वो मनी कहीं से भी आई हो, जितनी ज़्यादा उसको मनी मिलेगी उतना ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होगा। लेकिन यहाँ पर चोरी करना मोरली गलत है। ठीक है, तो वो एथिकली का मतलब है मोरली का, मोरलिटी या फिर नैतिक मूल्यों का होना, मोरल वैल्यूज़ का होना, एथिक वैल्यूज़ का होना यूटिलिटी में नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मोरली कहीं पर आएगा ही नहीं, लेकिन मोरल वैल्यूज़ का होना इज़ नॉट कंपल्सरी इन यूटिलिटी। ठीक है, मेज़रेबल, हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। 2 तरीके हैं मेज़र करने के इसको। ठीक है, 6th पॉइंट इज़ रिलेटेड विथ कंज्यूम्ड गुड नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब कंजम्पशन से यूटिलिटी मिलती है, प्रोडक्शन से नहीं। कोई सपोज़ मोबाइल है ना, मोबाइल जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, सैमसंग कंपनी मोबाइल बना रही होगी, उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। जो सैमसंग के मोबाइल को यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, उसको यूटिलिटी मिलेगी। तो बेसिकली जो यूटिलिटी होती है वो कंज्यूमर या कंजम्पशन पर बेस्ड होती है। ओके, ठीक है।
साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल का मतलब है यूटिलिटी आपको दिखती थोड़ी है कि भाई ये एक मोबाइल है, इससे मेरे को देखो इतनी सारी यूटिलिटी मिल रही है, ऐसा नहीं होता। ये एक फीलिंग है, ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो हमें फील होता है ना। यूटिलिटी इज़ अ फीलिंग, इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, नॉट फिजिकल कंसेप्ट। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी, या फिर संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता किसी वस्तु की, जो कि बेनिफिशियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये सब्जेक्टिव होती है, सबके लिए अलग अलग होती है, रिलेटिव होती है, कभी सेम नहीं रहती, ज़रूरी नहीं है कि यूज़फुल भी हो, एथिकली न्यूट्रल होती है, मतलब मोरल वैल्यूज़ इफेक्ट नहीं करते इसको, मेजरेबल होती है, कंज्यूम्ड गुड्स से रिलेटेड होती है, और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, फिजिकल कंसेप्ट नहीं है। होप मीनिंग एंड फीचर्स आर क्लियर टू यू। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशंस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसकी बुक वाली लैंग्वेज में। ठीक है, यूटिलिटी इज़ अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रिफर टू टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और अ सर्विस। किसी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज़ यूटिलिटी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। हाँ, पार्ट 5 की, या मैं बोलूँ यूटिलिटी एनालिसिस की 2 से 3 क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। तो उन क्लासेस के ख़त्म होने के बाद आपको ये PDF टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। यू कैन जॉइन टेलीग्राम चैनल इन यू कैन फाइंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि यूटिलिटी जो होती है वो मेज़रेबल होती है, उसको हम माप सकते हैं कि कितनी यूटिलिटी मिली। तो इसके दो कंसेप्ट हैं, एक कार्डिनल कंसेप्ट और एक ऑर्डिनल कंसेप्ट। ठीक है, कार्डिनल कंसेप्ट को प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, और ऑर्डिनल कंसेप्ट को प्रोफेसर हिक्स ने दिया था। आप ये जो नाम है ना प्रोफेसर मार्शल, वो पूरी इकोनॉमिक्स में, नॉट इन ओनली इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इसके अलावा अकाउंट्स, अब बहुत जगह देखोगे मार्शल जो थे, वो प्रोफेसर मार्शल जो थे वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने कॉमर्स फील्ड में बहुत से काम किए हैं। कई काम इनके ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हीं की थ्योरीज़ को मान्यता प्राप्त है, इन्हीं की थ्योरीज़ को सही माना जाता है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। अब प्रोफेसर मार्शल बोले क्या, इनको है ना ये जो कार्डिनल मेज़रमेंट है या कार्डिनल अप्रोच है यूटिलिटी को मेज़र करने का, ये बेसिकली बेनहम ने दिया था, लेकिन इसको फेमस किया था मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने बोला था कि मनी को यूज़ करना चाहिए किसी की यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए। अगर मतलब अगर आपको मोबाइल की यूटिलिटी मेज़र करनी है तो कितनी मनी उसके बदले जा रही है उसको मेज़र करो। लेकिन उन्होंने बेनहम ने एक यूनिट दी थी यूटिल्स। जैसे हम वेट को नापते हैं केजी में, है ना, कोई लिक्विड होता है उसको नापते हैं मिलीलीटर्स या लीटर्स में, ऐसे ही इन्होंने कहा, जो कार्डिनल अप्रोच था, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में नापते हैं। ठीक है, देखो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स। जैसे अ कप ऑफ टी, एक चाय की कप हमको 4 यूटिल्स यूटिलिटी दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात की, ये था कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच ने बोला कि भाई 1 2 3 4 इतनी यूटिलिटी मिल रही है, ऐसे हम नाप सकते हैं कि इससे मेरे को 5 यूटिलिटी मिली, इससे मेरे को 4 यूटिलिटी मिली, इससे 10 यूटिलिटी मिली, ऐसे। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच जो है ये मॉडर्न वाली है, मतलब इसके बाद ये डेवलप हुई थी। इसको प्रोफेसर हिक्स ने डेवलप किया था। इन्होंने क्या बोला कि सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। मतलब इन्होंने बोला कि चाय का जो जो कप ऑफ टी है या चाय का जो कप है वो कॉफ़ी के कप से ज़्यादा यूटिलिटी देता है या कम यूटिलिटी देता है। तो इन्होंने बोला कि यूटिलिटी को हम यूनिट्स में नहीं नाप सकते। इन्होंने बोला कि यूटिलिटी सिर्फ रैंक दे सकते हैं कि इससे ज़्यादा मिली, इससे कम मिली, इससे ज़्यादा, इससे कम। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है कि किसी को अगर बटर स्कॉच आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है तो उसको बटर स्कॉच आइसक्रीम खाने से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। फिर उसको अगर बटर स्कॉच का नहीं है, ख़त्म हो गई, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको चॉकलेट पसंद है तो वो चॉकलेट से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। चॉकलेट भी नहीं है, फिर स्ट्रॉबेरी से मिलेगी। तो बेसिकली ये रैंक्ड है कि फर्स्ट मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी इससे मिलेगी, फिर इससे कम यहाँ पर और इससे कम यहाँ पर। अगर आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि भाई ये वाला तो ज़्यादा जो ऑर्डिनल मेज़रमेंट है वही पॉसिबल है, कार्डिनल तो बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं ना। लेकिन फिर भी और
कार्डिनल को भी एक मान्यता प्राप्त है कि भाई कार्डिनल अप्रोच भी हो सकता है। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दो अप्रोचेज़ हैं यूटिलिटी को मेज़र करने की। क्लियर? ठीक है, इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव चार्ट से देख लेते हैं। देखो, हमारे पास पिज़्ज़ा है, हमारे पास बर्गर है। भूख लग गई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर हम इसको कार्डिनल यूटिलिटी से नापेंगे तो ये बोलेगा कि भाई अगर पिज़्ज़ा से मुझे 60 यूटिल्स मिल रहा है और बर्गर से 40 यूटिल्स मिल रहा है, मतलब पिज़्ज़ा से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन हम उसको यूनिट्स में मेज़र कर रहे हैं। देखो, 60 यूटिल्स एंड 40 यूटिल्स। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम ऑर्डिनल में बोलेंगे तो ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये हमारी सेकेंड प्रेफरेंस है। क्लियर? ऑर्डिनल में, कार्डिनल में हम उसको मार्क्स देते हैं और ऑर्डिनल में हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, कंपैरिजन चार्ट भी है हमारे पास, पढ़ लेते हैं। देखो, कार्डिनल क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी इज़ द यूटिलिटी वेयर इन द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली अभी हमने देखा ना, 60 यूटिल्स मिल रहा था पिज़्ज़ा से और उससे 40 यूटिल्स मिल रहा था। ठीक है, और ऑर्डिनल क्या है? हम ऑर्डर देते हैं कि इस ऑर्डर में लगाएंगे हम, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, कि भाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। ठीक है, जो कार्डिनल है, और कार्डिनल है वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी बताता है ना वो 60 40, और ये क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव बताता है। रियलिस्टिक कितना है? ये कम रियलिस्टिक है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। आप लोग भी इतना समझ रहे होंगे कि भाई जो हम लोग बताना कम, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मुझे इससे जो है 100 यूटिलिटी मिली, इससे 90 मिली, इससे 80 मिली, लेकिन ये बताना ईजी है कि भाई ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड प्रेफरेंस है। ठीक है, मेज़रमेंट जो है वो यहाँ यूटिल्स में होती है और यहाँ पर रैंक दी जाती है। अब यूटिलिटी को एनालाइज कैसे करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू, ये हम आगे टॉपिक्स आएंगे, और यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। ये प्रमोटेड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो प्रोफेसर मार्शल थे उनके द्वारा, और ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हिक्स के द्वारा। ओके, होप ये क्लियर हो गया होगा। व्हाट वी स्टडी, इसकी यूटिलिटी क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं, फिर हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। मेजरमेंट दो तरीके से होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम उसको क्वांटिटेटिव या मार्क्स बोल सकते हैं कि देते हैं, और ऑर्डिनल में हम उसको रैंक देते हैं। उसके बाद हमने इसका कंपैरिजन चार्ट पढ़ा था। होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक टर्म हमारे पास आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक और बात, इक्विलिब्रियम जब भी आप देखोगे इकोनॉमिक्स में, इक्विलिब्रियम इसका मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप एक कंज्यूमर हो, अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आपको प्रॉफिट चाहिए होगा मैक्सिमम। ठीक है, और अगर हम पूरी सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी को चाहिए होता है वेलफेयर। ठीक है, तो अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे इसका मतलब है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अगर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, और अगर हम सोसाइटी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे मतलब मैक्सिमम वेलफेयर। तो इक्विलिब्रियम हर जगह पर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? द मैक्सिमम पॉइंट। व्हाट? द मैक्सिमम पॉइंट। किसका मैक्सिमम पॉइंट? कंज्यूमर का। कंज्यूमर को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर कैन गेन आफ्टर कंज्यूमिंग द गुड्स और सर्विसेज। मतलब किसी वस्तु अथवा सेवा के उपभोग से जो किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता का साम्य बिंदु कहलाता है। क्लियर? ठीक है, ये अभी ज़रा सी टर्म है, टर्म को क्लियर किया है क्योंकि ये अभी डिटेल में आएगा आगे, तो इसलिए यहाँ पे टर्म क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालेंगे कैसे? ऑब्वियस ही बात है, जो भी प्रोड्यूसर होगा या कोई भी गुड्स होगा या कोई भी सर्विसेज होंगी, है ना, तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब कंज्यूमर को मिलेगा तब उसके बदले मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। कोई प्रोड्यूसर है वो अपने कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करेगा, उनको खुश रखने की कोशिश करेगा, तभी वो ज़्यादातर प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एनालाइज करते हैं,
एनालाइज करने का मतलब है विश्लेषण करना, जांचना, परखना। ठीक है, तो अभी हमने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल पढ़ा था, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ही इन्हीं दो अप्रोचेस के बेस पर जो है वो एनालाइज किया जाता है। अभी आज के लिए हम सिर्फ इसके टर्म्स की बात करेंगे। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे एनालाइज करते हैं दोनों अप्रोचेस में, वो कल बात करेंगे। ठीक है, तो दो टर्म्स यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हैं। अगर हम पहले हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी जो है वो दो टर्म्स में होती है एनालाइज करने के लिए। टोटल यूटिलिटी जिसको हम टीयू कहते हैं एंड मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम एमयू कहते हैं। मार्जिनल टर्म के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। मार्जिनल टर्म का मतलब क्या था कि एक यूनिट बढ़ने से कितना बढ़ रहा है। हमने कॉस्ट का एग्जांपल लिया था, जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी उनको पता होगा कि अगर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हम पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये पेन अगर मैं 5 बना रही हूँ तो मेरी 50 की कॉस्ट आ रही है। लेकिन जब मैंने 6वीं बनाई या 6th यूनिट बनाई तो मेरी कॉस्ट हो गई 55। तो बेसिकली मेरी 6th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, 5 रुपये। 6th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट हो गई 5 रुपये। तो एक यूनिट बढ़ने से जितना चेंज आ रहा है दैट इज़ मार्जिनल। ठीक है, अगर इसके आगे हमने यूटिलिटी लगा दिया तो इसका मतलब है कि एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। मतलब एक यूनिट और कंज्यूम करने से यूटिलिटी कितनी बढ़ गई, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। और सारी मार्जिनल यूटिलिटी को हम जब ऐड कर देंगे दैट इज़ टोटल यूटिलिटी। ओके, इसका चार्ट भी होगा, ये रहा देखो। सपोज हमारे पास कुछ गुड्स है एक्स, हम इसको जूस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जूस, एप्पल, फ्रूट, रोटी एक्सेट्रा। तो हमने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया तो यूटिलिटी ज़रा सी भी नहीं मिलेगी। पहला ग्लास लिया तो हमें 8 यूटिलिटी मिली। हम क्यों मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्डिनल अप्रोच है। और कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है, कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, है ना। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम जस्ट कि पहला ग्लास लेने से हमें 8 यूटिलिटी मिली, दूसरा ग्लास लेने से यूटिलिटी 8 से बढ़कर 14 हो गई, तीसरा ग्लास लेने से 14 से बढ़कर 19 हो गई। तो 8 से 14 होने का मतलब है कि 6 बढ़ना, और 14 से 19 होने का मतलब है 5 बढ़ना। तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है और ये टोटल यूटिलिटी है। तो हर एक यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आ रहा है दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या, हर एक यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आ रहा है दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन पावर, और सेटिस्फेक्शन पावर को हम कार्डिनल अप्रोच में न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करते हैं। होप ये क्लियर हुआ होगा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नापेंगे, है ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में। देखो, इट इज़ द सम ऑफ द utilities that a consumer derives from the consumption of a certain amount of commodity। हर यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के सम को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। हम टी से एम की तरफ भी जा सकते हैं और एम से टी की तरफ भी जा सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आज हमने सिर्फ बेसिक्स की बात की थी, टर्म्स क्लियर की थी। कल से हम थोड़ा सा ग्राफिकल सिनेरियो में जाएंगे, ग्राफिकल पोर्शन की बात करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इसके अलावा आप पीडीएफ्स या डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड फॉर द फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट लाइक बटन, एंड take care guys, bye।